हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो आज आपकी आपका सिलेबस आपका पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार हम आपके सिलेबस पे एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं कि हम अपने सिलेबस में इस बार क्या क्या कवर करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेयर्स को इशू करेंगे पहले, फॉरफीचर, री इशू, जो फॉरफीचर कर रहे थे शेयर उनको दोबारा से री इशू करना, फिर है प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। ये बुक बिल्डिंग जो है ये आपका थर्ड सेमेस्टर में कंपनी अकाउंट्स भी है, तो आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस और इसका कॉन्सेप्ट कंपनी अकाउंट्स में भी शायद आप वहाँ भी कर सकते हो। तो है आगे है इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट में है, लेकिन चैप्टर हमारा नेक्स्ट बना रखा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यूज़ ऑफ डिबेंचर, फिर इनकी रिडम्पशन। उसके बाद हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और फिर हम करेंगे अमलगमेशन, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं और दोनों मिलकर एक ही बिज़नेस रन करती हैं। फिर हमारा लास्ट चैप्टर होगा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। हम अपने बिज़नेस को किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इंटरनली विदाउट गोइंग आउटसाइड। तो आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपका इशू से लेके होगा बाय बैक ऑफ शेयर्स तक होगा। ठीक है, तो आपका आपका देखो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो दे रखा है, इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स की रिडम्पशन, फाइनल अकाउंट, और फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, फिर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स समझने से पहले आपको सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है वो ये कि भाई हमने फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, एक तो हमने पहले किया था सोल प्रोप्राइटर, मतलब कि जो सिंगल व्यावसायिक है, जो इसमें स्वामी एक ही होता है, वही कंपनी का अपने जो भी व्यवसाय है उसका मालिक होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने इसके अकाउंट्स बनाने सीखे थे। उसके बाद जब विद द टाइम जैसे जैसे पास होता है, उसके बाद पहले हमारी फॉर्म थी बिज़नेस की सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमारा धीरे धीरे इवोल्व होके हुआ क्या चीज़ हुई, पार्टनरशिप। फिर हमने सेकेंड सेम में हमने पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने सीखे। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने कवर करी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब जब हमारे पास हमारा बिज़नेस का फॉर्म बड़ा हो चुका है, अब हमारा काम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं चल सकता। ठीक है, अब हमने पार्टनरशिप में भी हम नहीं काम कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो हमें नए बिज़नेस के फॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकें। और पार्टनरशिप में भी हम एक से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। सोल में तो चलो एक ही बंदा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी बिज़नेस करते वक्त जो हमें हमारे आगे बाधा बनती थी पार्टनरशिप में, जिसकी वजह से हमने पार्टनरशिप बिज़नेस को छोड़ के हमने कहाँ जाना प्रेफर करा, कंपनी अकाउंट्स का रोल कब आता है, जब हम उससे पहले हमारी कंपनी बनती है। हमने पार्टनरशिप में देखी क्या क्या कमियां थी, फिर हमने पार्टनरशिप के बाद हमने देखा टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ जैसे, तो हमने अपने बिज़नेस की फॉर्म बनाई कंपनी में। देखो जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जहाँ पर भी CO लिखा होता है, को का मतलब होता है 2 इंसान। ठीक है, जब 2 इंसान मिलके एक बिज़नेस शुरू करते हैं, अब उसकी नई फीचर्स हो गई बिज़नेस। ये कंपनी तो सिर्फ एक आपके बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का एक नेचर है, एक टाइप है कंपनी। ठीक है, तो हमने कंपनी में जो आपकी नई फीचर्स हैं, पार्टनरशिप से कैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस अलग है, वो अब आगे हम पढ़ेंगे।
तो हमने कंपनी जैसे हमारा बिज़नेस की फॉर्म इवॉल्व होती है विद द टाइम बीइंग, तो हमें कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अलग टाइप की अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने नाम दिया, या तो हम बोल देंगे कंपनी अकाउंट्स या बोलेंगे हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग। फाइन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। अब कॉरपोरेट अकाउंटिंग में क्या है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हमारी सारी चीज़ें कैसे शुरू होती हैं। देखो, कोई ए पर्सन है, इसने कंपनी फाउंड करी, ठीक है, ये क्या हो गया, फाउंडर हुआ ये। अब इसने कंपनी शुरू करी है जो, वो मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ से करी है, ठीक है। अब जिस चीज़ से हम कंपनी शुरू करते हैं, ये कंपनी हमारी, ये अमाउंट हमारा क्या अमाउंट होता है, ये हमारा अमाउंट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिससे कि हम अपनी कंपनी को ऑथराइज़ करा है हमने, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 5 लाख हो गई, जिसके साथ हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। इसके बाद फाउंडर को ये लगता है कि आगे क्यों, क्योंकि हम अकाउंट्स में किस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ। कोई अब ये नहीं चाहता कि उसका बिज़नेस 1 साल में बंद हो जाए, हमेशा इंसान यही चाहता है उसका बिज़नेस आगे चलता रहे। तो अब हमेशा आगे बिज़नेस कंटिन्यू करने के लिए 5 लाख तो इनफ नहीं है, उसको और ज़्यादा अमाउंट भी मंगवाना पड़ सकता है। तो और ज़्यादा अमाउंट मंगवाने के लिए वो क्या करता है कि इस 5 लाख में से एक अलग से कैपिटल बनाता है, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। कि हम इसमें से कितना अमाउंट इशू करेंगे, कितना हम सब्सक्राइब करवाएंगे अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है। तो हमारा मान लो हमने 2 लाख सोचा कि हम सब्सक्राइब्ड अमाउंट रखेंगे, हम इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल। हमने 2 लाख के हमने शेयर्स मंगवाने हैं। अब 2 लाख को उसने कैसे भी बांटना है, मान लो 100 रुपये का एक शेयर हो गया, ठीक है। तो 100 रुपये का एक शेयर होने है अगर, तो उसको कितने सारे शेयर मंगवाने पड़ेंगे, 2000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ताकि वो अपना 2 लाख रुपए इस तरह से अपना पूरा कर ले, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया उसका इशूड, कितना, 2 लाख रुपए उसने इशू किया है। अब लोग इसमें से कितना सब्सक्राइब करेंगे, वो हो जाती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमारी इशूड कैपिटल जो थी वो थी 2 लाख। जब हम इसके, हमने क्या किया था, 100 रुपये का एक शेयर, हमने कितने शेयर मंगवाए थे, 2000। जब हम देखो, अब बात आ गई किसकी, शेयर्स की। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स क्या चीज़ हो गई, मतलब टुकड़ा, जिस कैपिटल से, जिस पूंजी के साथ आपने आपका बिज़नेस शुरू करा है, जब आप उस पूंजी को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में लोगों को बांटते हो, क्यों, क्योंकि उसका स्वामित्व आप उन लोगों को दे रहे हो। स्वामित्व देने का क्या उद्देश्य है कि भाई फर्दर इन फ्यूचर आपको उन शेयर होल्डर से कुछ मदद मांगनी पड़ जाए। पैसों की मदद हो सकती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए हम उनसे डिसीजंस में हम उनसे उनकी राय मांगते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम उनको शेयर होल्डर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अपनी कैपिटल में से छोटे छोटे पार्ट्स बांटे हैं, उस पार्ट्स के बदले हमने उनसे पैसे लिए हैं, तो वो उतने हिस्से के मालिक है कंपनी में। तो शेयर्स का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के लोगों में बांट दिया है, अब वे क्या हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है उसने कि भाई जब स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थी कैन बी रन अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हमारे छोटे बिजनेस होते थे तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एक एकल स्वामित्व था जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, उसके अंडर चलते थे। लेकिन जब हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती गई, तो हमारा एक नई बिज़नेस की फॉर्म उभर कर आई, जो कि है कंपनी आई। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो पहले जो ये कंपनीज़ थी, इनको गवर्न करने का, इनको रूल करने का जो एक्ट था, वो था हमारा कंपनीज़ एक्ट 1956, ठीक है। फिर अब
56 से लेके आज हम कहाँ कितने ईयर, ये है 20th सेंचुरी की बात हो गई, 1956। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ हमें एक्ट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने थोड़े टाइम बाद जाके हमने क्या किया, कंपनीज़ एक्ट 2013 ले आए, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। वो चेंजेस क्या हैं वो आप आगे जब आप पढ़ोगे तो आप वैसे भी आपको पता ही होंगे क्योंकि आप 12th क्लास में करके आए हो, तो आगे इसमें बता रखा है उसने। तो इसमें उसने क्या बोला है कि वो कंपनी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2030। ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कि कोई प्राकृतिक इंसान है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ क्या हो गया, कंपनीज एक्ट 2013। हैविंग सेपरेट एंटिटी कैसे हो गई उसकी कि भाई उसके सामने से अलग अस्तित्व है। एंड कॉमन सील का मतलब अगर जब वो अपने सामने से अलग हो गया, कल को उसको डॉक्यूमेंट साइन करने हुए या कहीं पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो स्वामी नहीं जाके कंपनी का नाम चलेगा, और कंपनी जो अपने सिग्नेचर कैसे करेगी, वो सिग्नेचर होते हैं इस कॉमन सील के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। कंपनी की फीचर्स क्या हैं, फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जिसको हमने बनाया किसकी सहायता से है, एक लॉ की सहायता से, और वो लॉ क्या है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये लॉ जो है, हमें लॉ जब बनता है तो हमें वो एक नए अधिकार देता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, नई ड्यूटीज़ देता है। तो वही सब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की भी हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट आपकी फीचर्स क्या आएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि भाई अगर ए पर्सन है कि भाई राम एक पर्सन है, उसने एक कंपनी बनाती है अपनी, जैसे अब फॉर एग्जांपल तुम ये ले लो, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी एक पर्सन है, उसकी कंपनी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। हालांकि हमें पता है कि रन तो उसको मुकेश अंबानी ही करता है, लेकिन कंपनी का जहाँ पे भी अकाउंट्स साइन होंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से साइन होते हैं। तो कहीं पर भी लायबिलिटी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लिखा जाता है, ना कि मुकेश अंबानी का, ना ही नीता अंबानी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा चलने वाला। अब हमने पार्टनरशिप जब हम पिछले सेमेस्टर में करी, हमने पार्टनरशिप में क्या था हमारा कि भाई जैसे ही एक पार्टनर जाता है तो अब हमारी जो बिज़नेस फर्म है वो ख़त्म हो जाती है, हमें उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई आए या फिर कोई जाए, कंपनी हमेशा यूं ही चलती है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। उससे पहले रह गया लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक इंसान ने अपनी कंपनी बनाई है तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो, तो उसकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड है। अगर कल को कंपनी के नाम से कुछ राइज़ होता है कि कंपनी को इतना अमाउंट पे करना है या कंपनी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लायबिलिटी कंपनी तक ही है। मान लो कंपनी को 5 लाख रुपए की क्रेडिटर्स पे करनी है और कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके ओनर के पास जाके उससे पैसे लेकर पे करा जाए। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तब उसके अपने क्रेडिटर्स की वो पेमेंट करेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि लायबिलिटीज़ वहीं तक है जहाँ तक कंपनी खुद पे कर सकती है, ना कि वो अपने ओनर से मांग कर पे करे। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या है कि भाई अगर ए बंदे के पास शेयर्स हैं और उसने बी को देने हैं, ए के पास शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, ये चाहता है इसके जो रेट है 100 जो है, ये क्या है, क्वांटिटी है शेयर्स की। इसने किस रेट में शेयर्स ख़रीदे थे, मान लो इसने ख़रीदे थे 90 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब शेयर मार्केट में जो है इसका प्राइसेस हैं जो डिक्रीज़ हो गए हैं, डिक्रीज़ होकर 70 हो गए या मान लो 75 हो गए। अब वो चाहता है कि इन शेयर्स को जो ए बंदा है चाहता है कि इन 100 शेयर्स को वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे या बेच दे। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने 100 शेयर्स को किसी भी मार्केट में देखता है, बी बंदा है, सी बंदा है, तो इनमें से इन दोनों को अपने शेयर्स दे देता है, जैसे भी उसकी इच्छा है बांटने की।
ठीक है। 100 दोनों को बेचने, 100 में उसको 100 के 100 बी को देने हैं या सी को देने हैं, या फिर कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करके इन दोनों को बांटना है। तो शेयर जो है इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेल। कॉमन सेल वही होगी जो एक सिग्नेचर होता है कंपनी का, उसी को हम कॉमन सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। अब द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमारे क्या क्या होते हैं बताओ। फाइनल अकाउंट्स हमारे होते हैं, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, वो सब किसके रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगी? वे रूल्स जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन करे हुए हैं। एनी डेफिशिएंसी इन दिस रिगार्ड अट्रैक्ट पेनल्टीज़। अगर आपके अकाउंट्स 2013 के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते हैं तो आपकी जब ऑडिटिंग होगी कंपनी की एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑडिटिंग आप इस सब्जेक्ट फाइनल ईयर में पढ़ोगे, तो जब आपकी कंपनी की ऑडिटिंग होती है और आपकी कंपनी में ये देखा जाता है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स नहीं बने हैं, तो आपके ऊपर सीधी सी बात है फाइन लगेगा। नेक्स्ट है कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल सोर्सेज क्या क्या रखती है। फाइनेंशियल सोर्सेज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। लॉन्ग टर्म मतलब कि जिनकी अवधि जो है 5 ईयर से ज़्यादा होती है। मीडियम जिनकी 1 और 5 के बीच में होती है। 1 और 5 मतलब 1 और 5 साल। फिर है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल से कम, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो गया? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मीडियम में क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर खरीद लेगा, बैंक से लोन ले लेगा, पब्लिक डिपॉजिट करा लेगा। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे हम कोई स्कीम चला देते हैं जिससे कि लोग हमारे पास पैसा इकट्ठा कर, जैसे चिट फंड कंपनीज करती हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम वो इकट्ठा करते हैं, हम उनको फिर इंसेंटिव देते हैं, लुभाते हैं कि भाई आपका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका अमाउंट डबल होगा, ट्रिपल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कंपनी। शॉर्ट टर्म वे फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं जैसे जिनकी अवधि जो होती है वो 1 साल से कम होती है। मान लो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या लोग आ गए? जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड्स से, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से अपने पैसे उधार लिए हैं, क्रेडिटर्स हो गए। बैंक क्रेडिट, आपने बैंक से 1 साल से कम का लोन लिया है। बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे आपने आपका ये था, आपने बिल बनवा रखा था कि आपको इतने डेट में, मान लो आपको ये था कि 15 तारीख का आपको पैसे मिलने हैं किसी महीने की, और आपको जो वो पैसे हैं 15 से पहले ही चाहिए, तो आप बैंक के पास जाते हो कि कहते हो कि मेरे को 15 तारीख को पैसे मिल जाएंगे, आज मेरे को 10 तारीख है, मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरा ये बिल रख लो। वो बिल डिस्काउंट हो जाता है कि हम उसको पहले मैच्योर करवा लेते हैं, और जब अमाउंट एक्चुअली 15 तारीख को ड्यू होगी तब बैंक को हम वो अमाउंट दे देंगे, या बैंक उस बंदे से जाके ले सकता है। तो बिल डिस्काउंटिंग ये होता है कि उसकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट तुरंत कंप्लीट हो जाती है। कस्टमर एडवांस, कस्टमर से वो एडवांस अमाउंट ले लेते हैं। फिर है डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनी। अभी पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी में क्यों डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? क्योंकि देखो जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें तो डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सीधा सा दिखता है भाई वो सोल है। सोल का मतलब एक, कंपनी में एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें डिफरेंस उसने पार्टनरशिप और लिमिट और कंपनी में इसीलिए किया है क्योंकि पार्टनरशिप में भी एक से ज़्यादा इंसान होते हैं और कंपनी में भी एक से ज़्यादा इंसान होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? अगर इंसानों की अगर हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स को डिफरेंस का बेसिस नहीं बना सकते तो क्या क्या डिफरेंस होंगे? वो है, एक है एक्ट। हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट को 1932 कवर करता है और कंपनीज एक्ट 2013 कवर करता है। फिर है एंटिटी। एंटिटी में क्या है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि पार्टनर जैसे ही मर जाता है या जाता है उनको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनर ही कंपनी के बिहाफ पे सारी जगह साइन करते हैं। अब लिमिटेड लायबिलिटी, अब इसमें लिमिटेड कंपनी में क्या है, इसकी सेपरेट एंटिटी अलग से होती है, कंपनी और ओनर अलग अलग है। कंपनी अपने साइन करने के लिए एक कॉमन सील का यूज़ करती है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पर्सन। अब पार्टनरशिप में मेंबर जो होते हैं वो मिनिमम 2 होंगे। इंसान एक अपने आप के साथ तो पार्टनरशिप नहीं करेगा, तो 2 इंसानों का होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम इज़ 20। और अगर बैंकिंग का बिज़नेस है तो उसमें 10।
अब अगर कंपनी है, कंपनी भी हमारी देखो दो तरह की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। इसमें क्या है कि जो नए एक्ट के अकॉर्डिंग है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम लोग हैं जो पब्लिक में वो 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पर मिनिमम जो होते हैं वो 2 और मैक्सिमम 200। फिर लाइबिलिटीज़ है, पार्टनरशिप में लिमिटेड नहीं होती, कंपनी में लिमिटेड होती है। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल पार्टनरशिप में अमाउंट ऑफ कैपिटल कम्प्लीटली डिपेंड करता है पार्टनर्स का स्टेटस कैसा है, उनके पास कितना पैसा है, कौन कितना पैसा लेके आना चाहता है। हमने पिछले साल जब पढ़ा था तो क्या था कि भाई एक ABC 3 जनों ने पार्टनरशिप करी। A ने 10,000 लगाया, B ने 12,000 लगाया और C ने मान लो 2,000 लगाया। तो अब कोई अमाउंट फिक्स तो नहीं है, सबने अपने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसा लगाया। लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है वे पूरी करनी पड़ती हैं कि भाई आपको अगर आपको प्राइवेट कंपनी चाहिए तो पेड अप कैपिटल आपकी 1 लाख होनी चाहिए। आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसके लिए पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स में आपस में बढ़ता है। और कंपनीज़ एक्ट में क्या होता है कि जो डिविडेंड है वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स में बढ़ता है, उसके बाद और प्रेफरेंस शेयर्स पे कैसे बढ़ता है, जो रेट शेयर्स के आगे लिखी होती है, उसके बाद वो इक्विटी शेयर्स में बढ़ जाता है जितना बचा हुआ होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सभी पार्टनर एक साथ मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। पार्टनरशिप आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट में क्या है कि कंपनी में मैनेजमेंट में पार्ट वही लोग ले सकते हैं जो कि ओनर होते हैं। ओनर कौन होगा, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। देखो कंपनी जो है पैसे मंगवाती है, शेयर्स के ज़रिए भी मंगवाती है और डिबेंचर्स के ज़रिए भी मंगवाती है, ठीक है। लेकिन शेयर्स के ज़रिए जिन लोगों से पैसे मंगवाती है वे लोग कंपनी के स्वामी होते हैं। डिबेंचर्स के द्वारा जिनसे पैसे मंगवाते हैं ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मैनेजमेंट में वही लोग पार्ट करेंगे जो कंपनी के स्वामी होंगे, ना कि वे जिन सब ने पैसे दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी का एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद ऑडिट नहीं करवाओगे अपनी कंपनी का तो सरकार अपने आप आपके पास ऑडिटर भेज देगी ज़बरदस्ती कि ऑडिट करवाओ अपनी कंपनी का। फिर नेक्स्ट है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में क्या है कि पार्टनरशिप में कोई भी एक बंदा जाता है तो वे वाइंड करते हैं, उनका आपसी सलाह होती है कि वाइंड करना है, आगे कैसे रन करना है। और अगर उनको वाइंड भी करना है तो उन्हें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी को वाइंड अप करना है तो उन्हें प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से आगे बढ़ना पड़ता है। फिर है इंसॉल्वेंसी। आप पार्टनरशिप फर्म को इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हो कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं पे कर सकते। लेकिन आप कंपनी के केस में इंसॉल्वेंट कंपनी को नहीं घोषित कर सकते। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, कि एक कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं चुकाऊंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को रियायत दी जाती है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग कि भाई अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो आप आगे रिटर्न कर देना, फ़िलहाल बिज़नेस अपना कंटिन्यू रखो, जब आपके पास पैसे होंगे आप दे देना। क्यों? क्योंकि कंपनी की ओनर के साथ सेपरेट लीगल एंटिटी है, वे दोनों एक नहीं हैं। पार्टनरशिप फर्म में वे दोनों एक हैं। तो अगर पार्टनर दिवालिया हो गया इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म भी दिवालिया हो गई। लेकिन कंपनी के केस में अगर इंसान के पास पैसे और कंपनी के पास पैसे नहीं हैं तो दोनों में से कोई भी दिवालिया नहीं है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना। तो फर्म जो होती है पार्टनरशिप फर्म, उसको शुरू करने के लिए ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अलग चाहिए होता है और एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट अलग चाहिए होता है कंपनी के केस में। और ये दोनों सर्टिफिकेट ही बेहद ज़रूरी होते हैं। पहले होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर बनता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। ये आपका एक जनरल क्वेश्चन भी बनता है अगर आपसे कोई बाद में पूछे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पहले वो होता है या कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेशन बाद में होता है। तो इट्स वेरी सिंपल कि इनकॉर्पोरेशन
पहले होता है इसलिए उसका सर्टिफिकेट भी पहले होगा, और कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस बाद में होता है इसलिए उसका सर्टिफिकेट बाद में होगा। और दोनों सर्टिफिकेट्स में कंपनी के अलग अलग डेट मेंशन होती है। कमेंसमेंट में जिस दिन से आपने अपनी कंपनी का काम करना शुरू करा है वो डेट मेंशन होंगे, लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वाला सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो डेट मेंशन होती है वो एग्जैक्ट डेट मानी जाती है आपकी कंपनी के बर्थ की। ठीक है, तो इन दोनों में अलग डेट होती है, सेम भी हो सकती है अगर किसी ने सेम डे ही बिज़नेस बनाया और उसी दिन काम करना शुरू कर दिया, तो दोनों केस बनते हैं। तो पहले आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनता है, बाद में कमेंसमेंट बनता है। दोनों में डेट सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ डिपेंडिंग अपॉन द incorporation, liability or the ownership.